हेलो एवरीवन। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। अभी तक के लेक्चर्स में हमने जो लास्ट लेक्चर है उसमें हमने सेल वॉल और एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल्स, ये 4 ऑर्गेनेलीज़ के बारे में हमने डिटेल में भी पढ़ा था और कैसे इनके फंक्शंस इंटरलिंक्ड होते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया से और आगे की ऑर्गेनेलीज़ के बारे में भी पढ़ेंगे। आज हमारी पहली ऑर्गेनेली है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ये एक प्लूरल टर्म है, तो इसका सिंगुलर टर्म क्या है? सिंगुलर टर्म आ जाएगी इसकी माइटोकॉन्ड्रियन। माइटोकॉन्ड्रियन ये इसकी सिंगुलर टर्म है। माइटोकॉन्ड्रिया इज़ अ प्लूरल टर्म, सिंगुलर टर्म इज़ माइटोकॉन्ड्रियन। इसके लिए एक स्पेसिफिक स्टेन से ही हम इसको माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। स्पेसिफिक स्टेन से ही माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। नॉट ईजिली विजिबल, इतनी आसानी से ये विजिबल नहीं होता माइक्रोस्कोप में, स्पेसिफिक स्टेन करना पड़ता है तभी दिखता है। अब जो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया किसी भी सेल में माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कितने नंबर में होंगे ये डिपेंड करता है फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ सेल। फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ सेल क्या होती है? सेल का कितना काम है। सेल अगर बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, तो उसमें एटीपी जो है, एटीपी होता है एनर्जी यूनिट ऑफ सेल, तो उसमें एटीपी भी ज़्यादा उसको चाहिए होगा। एटीपी बनाने का काम करता है माइटोकॉन्ड्रिया, तो उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर भी ज़्यादा मिलेगा। फॉर एग्जांपल जैसे हाई नंबर होता है इसका, हाई इन मसल सेल। अब मसल सेल्स कंटिन्यूसली काम करते हैं, उन्हें कंटिन्यूसली एटीपी की ज़रूरत पड़ती है और एटीपी बनाने का काम माइटोकॉन्ड्रिया का होता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया मसल सेल्स में हमें बहुत हाई नंबर में मिलते हैं। अब आरबीसी की बात करें तो आरबीसी में नो माइटोकॉन्ड्रिया, कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता आरबीसी में। माइटोकॉन्ड्रिया में और ऑर्गेनेलीज भी नहीं होती। इसका मेन कारण ये है कि आरबीसी जो है उनका मेन पर्पस ये होता है कि उन्हें ऑक्सीजन लेकर जानी होती है, तो उन सेल्स के अंदर जितनी ज़्यादा खाली स्पेस होगी उतनी ज़्यादा हीमोग्लोबिन जो है वो अपने साथ ऑक्सीजन आसानी से ले पाएगा। अगर वो स्पेस बाकी ऑर्गेनली से फिल्ड है तो उसमें हीमोग्लोबिन कम आएगा तो ऑक्सीजन कम जो है वो ट्रांसपोर्ट हो पाएगी उसमें, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता या बाकी की ऑर्गेनेलीज भी हमें देखने को नहीं मिलती। आरबीसी के अंदर नो माइटोकॉन्ड्रिया, कोई माइटोकॉन्ड्रिया की उसको ज़रूरत नहीं होती, वो ब्लड के फ्लो के साथ ही बहता जाता है। उसके अलावा जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स या सेल्स। सभी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म और सेल्स में हमें माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिल जाता है। प्रोकैरियोट्स में यूकैरियोट्स वाली ऑर्गेनेलीज नहीं होती। अब इनका जो शेप और नंबर है, ये काफ़ी ज़्यादा वेरिएबल होता है। शेप कैसी होती है इनकी? सॉसेज या सिलिंड्रिकल शेप होती है। सिलिंड्रिकल शेप होती है और कुछ बैक्टीरिया सेल के अराउंड ही इनका भी साइज़ उसके करीब ही होता है। जैसे जो इसका साइज़ होता है उसमें डायामीटर अगर हम देखें तो डायामीटर अराउंड 0.2 to 1 माइक्रोमीटर के करीब होगा और एवरेज डायामीटर कितना बोल देंगे? 0.5 माइक्रोमीटर के। जो डायामीटर है वो 0.2 से 1 के बीच में हो सकता है और एवरेज डायामीटर 0.5 माइक्रोमीटर होता है। जो लेंथ है इसकी वो 1.0 to 4.1 माइक्रोमीटर के बीच में होती है। ये इसका आ गया साइज़, डायामीटर, एवरेज डायामीटर और इसकी लेंथ। इसके अलावा जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है। इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन कैसा दिखता है ये? अगर हम इसको
माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है। ये अगर इसकी आउटर बाउंड्री है, माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है, ये अगर इसकी आउटर बाउंड्री है तो इसकी इनर बाउंड्री, इनर जो मेम्ब्रेन है ये आउटर मेम्ब्रेन है, और इसकी जो इनर मेम्ब्रेन है उसका स्ट्रक्चर आउटर मेम्ब्रेन जैसा नहीं होता, सिंपली कर्व्ड नहीं होती। इनर मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर अलग आ जाता है, कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। ये है इसकी आउटर मेम्ब्रेन और ये है इसकी इनर मेम्ब्रेन। इन दो मेम्ब्रेन के बीच में हमें स्पेस मिलती है जिसको बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, दो मेम्ब्रेन्स के बीच के स्पेस को इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं। और यही एक ऑर्गेनेली है जिसकी इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन की जो स्ट्रक्चर है वो अलग होती है। आउटर मेम्ब्रेन एक सिंपल मेम्ब्रेन होती है और जो इनर मेम्ब्रेन है उसके अंदर हमें इनफोल्डिंग्स देखने को मिल जाती हैं। इन इनफोल्डिंग्स को क्या बोलते हैं? क्रिस्टेई। इन इनफोल्डिंग्स को क्या बोलते हैं? क्रिस्टेई। ये होती है इनफोल्डिंग्स। क्रिस्टेई इनफोल्डिंग्स की वजह से इसका सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाता है, सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाता है। जो ये दोनों मेम्ब्रेन है ये पूरे माइटोकॉन्ड्रिया को दो एक्वस कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करते हैं। टू एक्वस कंपार्टमेंट्स, एक्वस कंपार्टमेंट्स। कौन से दो एक्वस कंपार्टमेंट्स? एक ये अंदर का मैट्रिक्स, ये जो अंदर का है इसको बोलते हैं मैट्रिक्स, और एक ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। पूरे माइटोकॉन्ड्रिया में एक ये अंदर का मैट्रिक्स जो ये पार्ट है, और एक दो मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है, इनको एक्वस कंपार्टमेंट्स में चेंज करते हैं कि इनके अंदर जो मेन कंपोनेंट वो क्या है? पानी। एक्वस मतलब वाटर। ये दो कंपार्टमेंट्स में इनको डिवाइड करते हैं, इस माइटोकॉन्ड्रिया को डिवाइड करते हैं। अब इसके अलावा जो है जो स्पेशल प्रॉपर्टीज़ हैं इन दोनों मेम्ब्रेन्स की वो अलग अलग हैं। जैसे जो आउटर मेम्ब्रेन है उसके अंदर हमें पोरेंस मिल जाते हैं। क्या मिल जाते हैं? पोरेंस। पोरेंस बेसिकली सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। और जो इनर मेम्ब्रेन है इस पे हमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम मिल जाता है। ये क्या है? ये है ETS यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है? ये हम फोटोसिंथेसिस ऑफ हायर प्लांट्स में पढ़ेंगे। और ETS के अलावा जो ये जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है इसके अंदर लो pH होती है, लो pH या हाई H पॉजिटिव कंसंट्रेशन। इसमें हाई H पॉजिटिव कंसंट्रेशन होती है या लो pH होती है। और इसके जो क्रिस्टे हैं इसके ऊपर क्या होती है? जो क्रिस्टे कह लो या इनर मेम्ब्रेन, यहाँ पर भी हो सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम मिलता है। जो आउटर मेम्ब्रेन है उसमें हमें पोरेंस मिलते हैं। जो मैट्रिक्स है इसका, उस मैट्रिक्स में हमें एंजाइम्स मिल जाते हैं। इस माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में कौन से रिएक्शंस होते हैं ये डिपेंड करता है कि इसमें हमें कौन से एंजाइम्स मिल रहे हैं। जिस रिएक्शन के हमें एंजाइम्स मिलेंगे मतलब वो रिएक्शन वहाँ होता होगा। अब एंजाइम्स हमें मिलते हैं क्रेब्स साइकिल के, क्रेब्स साइकिल के मिल जाते हैं, लिंक रिएक्शन के मिल जाते हैं। ये सभी रिएक्शंस हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे, जैसे फैट ऑक्सीडेशन या बीटा ऑक्सीडेशन भी कहते हैं इसको, बीटा ऑक्सीडेशन। इन सब के एंजाइम्स यहाँ मिल रहे हैं, मतलब ये सभी जो प्रोसेसेस हैं ये इसकी मैट्रिक्स में हो रहे हैं। इसके अलावा इसकी मैट्रिक्स में हमें राइबोसोम मिल जाते हैं। राइबोसोम स्ट्रक्चर ऐसे होता है, एक लार्ज और एक स्मॉलर सब यूनिट, ये है राइबोसोम।
और हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है कि जो राइबोसोम ऑर्गेनेलीज में मिलते हैं वो किस टाइप के होते हैं, 70S टाइप के राइबोसोम्स होते हैं। उसके अलावा हमें इसके अंदर एक सिंगल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मिलता है। ये सर्कुलर शेप का है, डबल स्ट्रैंडेड है, डीएनए है और एक सिंगल ही मिलेगा। इसे कहते हैं सिंगल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, ये इसके अंदर हमें देखने को मिलता है। अब सिंगल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए जो है, इसके जैसा हमने कुछ पढ़ा था बैक्टीरिया में कि उस बैक्टीरिया में हमें क्या मिलता है, प्लाज्मिड मिलता है। बिल्कुल वैसे ही ये जो है, ये है सिंगल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए जो माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। अब क्योंकि इसके अंदर हमें ये अलग से डीएनए मिल रहा है, अलग से राइबोसोम मिल रहा है, इसका मतलब इसके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस का भी कहीं ना कहीं फंक्शन हो रहा है। प्रोटीन सिंथेसिस का भी फंक्शन हो रहा है। इसके अलावा जो फंक्शंस हैं किसके, माइटोकॉन्ड्रिया के जो फंक्शंस हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट और जो यूजुअली सबको पता होता है वो क्या होता है कि इसको हम पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। अब आप देखो पावर हाउस ऑफ सेल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो रिएक्शंस होती हैं इनमें से जो प्रोडक्ट बनते हैं उन प्रोडक्ट को यूटिलाइज इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो इनर मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होता है ये यूटिलाइज करता है और एटीपी का प्रोडक्शन करता है। एटीपी क्या होती है, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल होती है, एनर्जी यूनिट होती है सेल की। इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है क्योंकि ये एनर्जी बनाता है, इसका एनर्जी बनाने में काम होता है। और ये एरियोबिक रेस्पिरेशन करवाता है, एरियोबिक रेस्पिरेशन। एरियोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है, रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन प्रेजेंट होनी चाहिए उसमें। जिस प्रोसेस में, जिस रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है उसको हम बोलते हैं एरियोबिक रेस्पिरेशन। इसमें मेटाबॉलिक वाटर भी एज फॉर्म होता है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डिवाइड कैसे करता है, वो डिवाइड करता है बाय फिजन। फिजन की प्रोसेस से माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड करता है। इसके अंदर हमें डीएनए मिला, डीएनए भी मिलता है और इसके अंदर हमें फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल्स भी मिल जाते हैं। तो मतलब वो सारी चीज़ें मिल रही हैं जिससे प्रोटीन सिंथेसिस भी हो सकता है, वो सारी चीज़ें मिल रही हैं जिससे प्रोटीन सिंथेसिस भी हो सकता है। ये डबल मेम्ब्रेन होता है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग को क्रिस्टे बोलते हैं। आउटर मेम्ब्रेन पर पोरन्स होते हैं। इसके पास सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। अंदर का जो एरिया है, अंदर का जो एनक्लोज्ड एरिया है जिसे इनर बाउंड्री ने एनक्लोज कर रखा है उसको मैट्रिक्स बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की जो बाउंड्री है, कंप्लीट माइटोकॉन्ड्रिया की जो बाउंड्री है वो आउटर मेम्ब्रेन है, लेकिन मैट्रिक्स की जो बाउंड्री है वो इनर मेम्ब्रेन है। मैट्रिक्स की बाउंड्री इनर मेम्ब्रेन है। दोनों मेम्ब्रेन के बीच में इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होती है जिसमें हमें H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन मिल जाती है। ये इन फोल्डिंग्स को क्रिस्टे बोलते हैं जो सरफेस एरिया इंक्रीज़ करते हैं। मैट्रिक्स में हमें अलग अलग प्रोसेसेस के एंजाइम्स मिल जाते हैं। इसमें हमें राइबोसोम्स भी मिल जाते हैं जो 70S टाइप के होते हैं। और ये दो एक्वस कंपार्टमेंट्स में ये मेम्ब्रेन इसको डिवाइड करता है, ये इंटर मेम्ब्रेन और मैट्रिक्स, ये दो कंपार्टमेंट्स बन जाते हैं। इसमें हमें फ्यू आरएनए के मॉलिक्यूल्स भी मिल जाएंगे जिससे पता चलता है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस भी करवा सकता है। इसके फंक्शंस क्या है कि ये पावर हाउस ऑफ सेल है, यानी कि एटीपी सिंथेसिस करता है, एटीपी बनाता है। उसके अलावा ये एरियोबिक रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है, एरियोबिक रेस्पिरेशन भी करवाता है। एरियोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन होती है जिसमें ऑक्सीजन का यूज़ होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के डिवीज़न फिजन की हेल्प से होती है। अब नेक्स्ट हमारी ऑर्गेनेली है जो माइटोकॉन्ड्रिया जितनी ही इम्पॉर्टेंट है वो है प्लास्टिड
प्लास्टिड्स, प्लास्टिड जो है वो हमें प्लांट सेल प्लस यूग्लिनॉइड्स में मिलते हैं। यूग्लिनॉइड्स क्या हैं? यूग्लिनॉइड्स ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमें मिलते हैं किंगडम प्रोटिस्टा में। किंगडम प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिजम्स हैं यूग्लिनॉइड्स, उसमें भी हमें प्लास्टिड मिल जाते हैं। और ये प्लांट सेल कह लो या प्लांटेई किंगडम कह लो, और प्लांटेई किंगडम में क्या आ जाएगा? एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो और एंजियोस्पर्म्स। एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, इन सब में हमें क्या मिलता है? प्लास्टिड मिलता है। और किंगडम प्रोटिस्टा के एक ऑर्गेनिज्म यूग्लिनॉइड्स में भी हमें प्लास्टिड मिल जाता है। जो प्लास्टिड होते हैं इनका जो साइज़ होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया से बड़ा होता है, लार्जर दैन माइटोकॉन्ड्रिया। इनका साइज़ माइटोकॉन्ड्रिया से बड़ा होता है और पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। एंड पिगमेंट्स आर प्रेजेंट, इनका साइज़ माइटोकॉन्ड्रिया से बड़ा होता है और ये बहुत ईजिली इन्हें हम माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं इसी वजह से। और इनमें पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। अब पिगमेंट्स के बेस पर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स के बेस पर इन्हें हमने क्लासीफाई किया है, जैसे टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। ओके, एक टाइप है क्लोरोप्लास्ट, एक टाइप है क्रोमोप्लास्ट और एक टाइप है ल्यूकोप्लास्ट। अब ये अलग अलग तरह के क्या है? प्लास्टिड। प्लास्ट लग गया विच मीन्स प्लास्टिड। क्लोरोप्लास्ट का मतलब है ग्रीन प्लास्टिड्स। ग्रीन प्लास्टिड जो हमें ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट में मिल जाएंगे, क्योंकि इनमें क्या होता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। जो क्रोमोप्लास्ट होता है, क्रोमो का मतलब है कलर, कलर एक्सेप्ट ग्रीन। कोई भी कलर, बस ग्रीन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ग्रीन वाले क्लोरोप्लास्ट होते हैं क्योंकि उनमें क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। क्रोमोप्लास्ट का मतलब है कोई भी कलर, बस ग्रीन नहीं होना चाहिए। इसके अंडर आते हैं कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल पिगमेंट्स। ये दो पिगमेंट्स हैं जो इनमें आ जाते हैं। उसके अलावा जो ल्यूकोप्लास्ट है ये कलरलेस होते हैं। कलरलेस क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें नो पिगमेंट प्रेजेंट होता है, कोई भी पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता। पिगमेंट क्या होते हैं इनमें? एब्सेंट। नो पिगमेंट यानी कि एब्सेंट होते हैं, इसीलिए कलरलेस होते हैं। कलरलेस, अब इनका कलर में कोई काम नहीं है, तो मतलब इनका काम किस में होगा? स्टोरेज में। स्टोरेज में काम होगा इनका। इनको और ज़्यादा क्लियरली बाइफरकेट करते हैं। जैसे ये है हमारा क्लोरोप्लास्ट, फिर है क्रोमोप्लास्ट, फिर है ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट है। क्लोरोफिल ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट में प्रेजेंट है। ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट में प्रेजेंट है। क्रोमोप्लास्ट में कैरोटीन और ज़ैंथोफिल प्रेजेंट है। कैरोटीन और ज़ैंथोफिल प्रेजेंट है और ये दोनों क्या होते हैं? लिपिड सॉल्युबल, लिपिड कह लो या फैट कह लो, लिपिड या फैट सॉल्युबल पिगमेंट्स होते हैं कैरोटीन और ज़ैंथोफिल। ल्यूकोप्लास्ट मेनली स्टोरेज का काम करता है और इसमें स्टोरेज करने के लिए इसके पास तीन तरह के इसके पास प्लास्टिड्स होते हैं। तीन तरह के ल्यूकोप्लास्ट होते हैं। एक होता है अगर वो स्टोर कर रहा है स्टार्च, अगर वो स्टोर कर रहा है प्रोटीन, और अगर ल्यूकोप्लास्ट ऐसा प्लास्टिड है जो स्टोर कर रहा है ऑयल को
या फैट को ल्यूकोप्लास्ट स्टोरेज का काम करता है। अब ये क्या स्टोर कर रहा है उसके बेस पर ये 3 तरह के होते हैं। जो स्टार्च स्टोर करता है उसको बोलते हैं अमाइलोप्लास्ट। जो प्रोटीन स्टोर करता है उसे बोलते हैं एल्यूरोप्लास्ट। और जो ऑयल या फैट को स्टोर कर रहा है उसे बोलते हैं उसे बोलते हैं एलाइलोप्लास्ट। जो स्टार्च स्टोर करता है उसे बोलते हैं अमाइलोप्लास्ट, जो प्रोटीन स्टोर करता है उसे एल्यूरोप्लास्ट, और जो ऑयल या फैट स्टोर करता है उसे बोलते हैं एलाइलोप्लास्ट। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं इनके पास एक मेम्ब्रेन सिस्टम होता है। मेम्ब्रेन सिस्टम डेवलप्ड। क्लोरोप्लास्ट में एक मेम्ब्रेन सिस्टम होता है। इनमें नो मेम्ब्रेन सिस्टम, कोई मेम्ब्रेन सिस्टम नहीं होता। और इसमें भी नो मेम्ब्रेन सिस्टम, कोई मेम्ब्रेन सिस्टम नहीं होता। ओके, ये सिर्फ क्लोरोप्लास्ट है जिनमें हमें एक मेम्ब्रेन सिस्टम देखने को मिलता है। इसके अलावा जो हमने कैरोटीन और ज़ैंथोफिल पढ़े, इसके बारे में देखो। जो कैरोटीन है उसमें मेनली आता है रेड बीटा कैरोटीन। रेड बीटा कैरोटीन जो ऑरेंज कलर देता है, ऑरेंज सा कलर देता है, जैसे लाइकोपीन बोलते हैं। ओके, और जो ज़ैंथोफिल है, ज़ैंथोफिल पिगमेंट, वो येलो कलर देता है। और येलो कलर को अक्सर क्या बोलते हैं? ल्यूटीन। ल्यूटीन टर्म यूज़ की जाती है। ऑरेंज के लिए लाइकोपीन। ये हो गए हमारे 3 पिगमेंट्स, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। अब हम अगर मेनली क्लोरोप्लास्ट की बात करें, मेनली हम किसकी बात करें? क्लोरोप्लास्ट की बात करें, जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ओके, जो मेनली कहाँ प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट इन ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट। उसमें भी मेजॉरिटी कौन से सेल्स में प्रेजेंट होता है? ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट में मेजॉरिटी मीज़ोफिल सेल्स में प्रेजेंट होता है। मीज़ोफिल सेल्स में प्रेजेंट होता है। अगेन ये अलग अलग शेप के होते हैं, वेरी इन शेप, अलग अलग शेप के होते हैं। जैसे हमें कप शेप मिलता है, कप शेप इन क्लैमाइडोमोनास। क्लैमाइडोमोनास में कप शेप के क्लोरोप्लास्ट मिलते हैं। और स्पाइरल शेप के हमें स्पाइरोगायरा में मिलते हैं। और इनकी अलग अलग शेप्स आती हैं, जैसे रिबन शेप भी हो सकती है, रिबन शेप, या रेटिकुलर शेप एक जाल की तरह, रेटिकुलर शेप। और इनका और किस में ये वैरी करते हैं? वैरी इन नंबर, यानी कि किस में कितनी ज़रूरत है। जैसे क्लैमाइडोमोनास में ये सिर्फ एक ही क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। जबकि ग्रीन एल्गी की बात करें, ग्रीन एल्गी में 20 से 40 के बीच हमें एक सेल में क्लोरोप्लास्ट देखने को मिल जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट का अगर हम प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाएं तो वो कैसा बनेगा? ये है इसकी आउटर बाउंड्री, क्लोरोप्लास्ट की आउटर बाउंड्री, और ये है इसकी इनर बाउंड्री। ये भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया की तरह। इसके अंदर जो ये स्पेस है, इस स्पेस को बोलते हैं, वेट पहले लिखते हैं आउटर मेम्ब्रेन। ये होती है इसकी आउटर मेम्ब्रेन। ये है इसकी इनर मेम्ब्रेन। और इनर मेम्ब्रेन जिस स्पेस को कवर करके रखता है, इस खाली स्पेस को बोलते हैं स्ट्रोमा। इस स्पेस को बोलते हैं स्ट्रोमा। इस स्ट्रोमा के अंदर हमें अलग अलग स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। जैसे एक हमें
थिन फ्लैटेंड स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है, इसको बोलते हैं थाइलाकॉइड। इसको बोलते हैं थाइलाकॉइड। इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे थाइलाकॉइड। ये होते हैं फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक। मेम्ब्रेनस सैक ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसका। जैसे जो पहले सिक्के आते थे, जैसे 5 का सिक्का होता था, वो थोड़ा फ्लैट होता था और थोड़ा थिक होता था, बिल्कुल वैसा ये थाइलाकॉइड। अब यही थाइलाकॉइड, बहुत सारे थाइलाकॉइड जब एक के ऊपर एक स्टैक हो जाते हैं, एक के ऊपर एक रखे जाते हैं, इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को बोलते हैं ग्रेना। GRANA, ग्रेना, या इसको बोलेंगे ग्रेनल थाइलाकॉइड। क्या बोलेंगे इसको? ग्रीनल थाइलाकॉइड, इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को। वैसे ही और भी थाइलाकॉइड्स और वो एक दूसरे के ऊपर स्टैक हो सकते हैं, इसको भी ग्रीनल थाइलाकॉइड बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे बने हुए हो सकते हैं जो एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड हैं। अब दो ग्रेना के बीच में जो थाइलाकॉइड्स हैं, अगर वो एक दूसरे के साथ किसी स्ट्रक्चर से कनेक्टेड होते हैं, और ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेले। इसको बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेले। स्ट्रोमा लैमेले फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स होती हैं। क्या होती हैं ये? फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स होती हैं। फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल से अलग अलग ग्रेनल थाइलाकॉइड्स जो हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। सेम लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के जो दोनों मेम्ब्रेन्स थे, उनका स्ट्रक्चर अलग था, लेकिन क्लोरोप्लास्ट के दोनों मेम्ब्रेन्स का स्ट्रक्चर सेम है। ये भी सर्कुलर है, ये भी सर्कुलर है। वैसे ही जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में हमें एक सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड DNA देखने को मिलता है, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में भी, इसके स्ट्रोमा में भी हमें सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड DNA देखने को मिलता है। ये क्या है? सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड DNA देखने को मिलता है। और इसके अंदर भी हमें राइबोसोम्स देखने को मिलते हैं। ये अगेन ऑर्गेनेली वाले जो राइबोसोम्स होते हैं वो कौन से होते हैं? 70S टाइप के राइबोसोम्स होते हैं। अब इसके साथ हमें RNA भी मिल जाएगा। और अब क्योंकि इसमें हमें वो चीज़ें मिल रही हैं जो प्रोटीन बनाती हैं, यानी कि क्लोरोप्लास्ट भी कहीं ना कहीं प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है, अपनी प्रोटीन सिंथेसिस करता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के जैसे इसके पास भी अपना DNA होता है, तो इन ऑर्गेनेलीज़ को हम सेमी ऑटोनॉमस बोलते हैं कि ये अपने फंक्शंस खुद करवा सकता है, इसके पास अपना DNA होता है। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन में पोरेंस थे, इसके भी क्या होते हैं? पोरेंस होते हैं, सब्सटेंस को पास करवाने के लिए, ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो थाइलाकॉइड्स होते हैं और जो स्ट्रोमा लैमेले होते हैं, इनका एक स्पेशल काम होता है। ये थाइलाकॉइड्स के ऊपर हमें क्या मिलते हैं? पिगमेंट्स मिलते हैं। इन थाइलाकॉइड्स के ऊपर हमें पिगमेंट्स मिलते हैं। ओके, ये पिगमेंट्स जो होते हैं, ये वही क्लोरोफिल के पिगमेंट्स हैं, ये जो लाइट रिएक्शन करवाते हैं। लाइट रिएक्शन यानी कि फोटोसिंथेसिस वाले रिएक्शन करवाते हैं, जिससे ATP का फॉर्मेशन होता है, एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। अब ध्यान से सुनना, थाइलाकॉइड्स, अब ध्यान से सुनना, पूरा प्रोसेस है कि ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट, उसमें भी मेसोफिल सेल, उस मेसोफिल सेल के अंदर, ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट में हमें मेसोफिल सेल मिल जाएगा। मेसोफिल सेल के अंदर हमें एक ऑर्गेनेली मिलती है जिसे बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमें एक स्ट्रक्चर मिलता है जिसे बोलते हैं थाइलाकॉइड्स। उस थाइलाकॉइड के ऊपर प्रेजेंट होते हैं पिगमेंट्स।
ये असल स्ट्रक्चर, ये असल क्या कहते हैं, प्लेस है, वो जगह है जहाँ पर पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। किसी को कैसे बताएंगे? ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट में मीजोफिल सेल्स मेजॉरिटी प्रेजेंट होते हैं। इन सेल्स के अंदर एक ऑर्गेनेली होती है क्लोरोप्लास्ट। उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है थाइलाकॉइड। उस थाइलाकॉइड के ऊपर हमें पिगमेंट्स मिलते हैं, क्लोरोफिल के पिगमेंट्स मिलते हैं, वो यहीं पर प्रेजेंट होते हैं थाइलाकॉइड के ऊपर। अब एक जो अभी मैं एक्सप्लेन करूँगी वो हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन उनको जस्ट अभी सुन लो कि जो थाइलाकॉइड्स हैं इसके ऊपर PS1 एंड PS2 दोनों प्रेजेंट होंगे। थाइलाकॉइड, या इसको हम बोल सकते हैं ग्रेनल थाइलाकॉइड। ग्रेनल थाइलाकॉइड, जो ग्रेनल थाइलाकॉइड या थाइलाकॉइड हैं, इनके ऊपर फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 दोनों मिल जाएगा। PS का मतलब है फोटो सिस्टम। अब फोटो सिस्टम का मतलब क्या है? फोटो सिस्टम लाइट से रिलेटेड एक ऐसा सिस्टम, लाइट से रिलेटेड एक ऐसा सिस्टम जिस जो पिगमेंट से रिलेटेड है। ये पिगमेंट्स लाइट को कैप्चर करते हैं, उस लाइट को आगे एक प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है। वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको पास करवाते हैं। जो लाइट है वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करती है, वो इलेक्ट्रॉन्स आगे पास ऑन होती है और हेल्प करती है ATP की प्रोडक्शन में। ATP और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं। उसके बाद आता है स्ट्रोमा। जो ये स्ट्रोमा है, जो ये मैट्रिक्स है, जो हमारा स्ट्रोमा लैमिले है, स्ट्रोमा लैमिले, ये जो ग्रेनल थाइलाकॉइड है ये इन्वॉल्व होता है लाइट रिएक्शन में, जो अभी मैंने आपको बताया। ये इन्वॉल्व होता है लाइट रिएक्शन में। लाइट रिएक्शन क्या होता है? ये फोटो सिस्टम में बहुत सारे पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। इन पिगमेंट्स के ऊपर लाइट आकर गिरती है। ओके, इन पिगमेंट्स के ऊपर लाइट आकर गिरती है। वो लाइट इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करती है, उन इलेक्ट्रॉन्स को आगे इस सिस्टम में पास ऑन किया जाता है और वो फाइनली प्रोडक्ट बनाते हैं ATP। ATP क्या होती है? एनर्जी। उसके बाद स्ट्रोमा लैमिली में हमें सिर्फ PS1 मिलता है, फोटो सिस्टम 1 मिलता है। वो फोटो सिस्टम 1, इससे प्रोड्यूस जो ATP है, इस सिस्टम ने जो थाइलाकॉइड के ऊपर हमें मिलता है, ये पूरा PS1 और PS2 का सिस्टम, वो इसकी ATP प्लस अदर प्रोडक्ट्स जो हैं, अदर प्रोडक्ट्स जो इसने बनाए हैं, उनको यूज़ करके ये क्या करता है? ये कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोटीन्स बनाता है। क्या बनाता है? ये अलग अलग चीज़ें बनाता है। फॉर्म्स कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स। अब ये जो थाइलाकॉइड हैं, इनके जो पिगमेंट्स हैं, इन्हें लाइट की रिक्वायरमेंट है, तो इन्हें ये करवाते हैं लाइट रिएक्शन, इसीलिए इन्हें लाइट रिएक्शन बोलते हैं। जो स्ट्रोमा लैमिले है, स्ट्रोमा लैमिले के जो फोटो सिस्टम है जिसके अंदर पिगमेंट्स प्रेजेंट है, उन्हें किसी भी तरह की लाइट की नहीं ज़रूरत, लेकिन लाइट रिएक्शन की वजह से बनने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर ये डिपेंड करता है, इसीलिए इसको सिर्फ डार्क रिएक्शन बोलते हैं। डार्क रिएक्शन, इसका मतलब ये नहीं कि ये डार्क में होते हैं, ये रात में होते हैं या अंधेरे में होते हैं, ऐसा कोई मतलब नहीं है। ये लाइट रिएक्शंस के प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है। ये अभी ऊपर ऊपर से इतना समझ लो, बाकी फोटो सिस्टम, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स में इन फोटो सिस्टम्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे। एक बार हम दोबारा देखते हैं। ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है जो सेम स्ट्रक्चर की होती है, अनलाइक माइटोकॉन्ड्रिया जिसमें दोनों अलग स्ट्रक्चर की होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में हमने पढ़ा, माइटोकॉन्ड्रिया की बाहर वाली एकदम सिंपल स्ट्रक्चर है आउटर मेम्ब्रेन, और इनर मेम्ब्रेन वो अलग स्ट्रक्चर की है क्योंकि उसमें इनफोल्डिंग्स बने हैं, क्रिस्टई फॉर्म हुए हैं। लेकिन क्लोरोप्लास्ट में ऐसा नहीं है, क्लोरोप्लास्ट में दोनों मेम्ब्रेन सेम स्ट्रक्चर की है। इसके अंदर जो स्पेस इनक्लोज्ड होती है उसको बोलते हैं स्ट्रोमा। इस स्ट्रोमा के अंदर हमें थाइलाकॉइड, फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक मिलते हैं जिन्हें थाइलाकॉइड बोलते हैं। इन थाइलाकॉइड, ये थाइलाकॉइड जब एक दूसरे के ऊपर स्टैक कर जाते हैं तब इस स्ट्रक्चर को हम ग्रेना बोलते हैं या ग्रेनल थाइलाकॉइड बोलते हैं। अलग अलग ग्रेनास जो होते हैं ये एक दूसरे के साथ स्ट्रोमा लैमिले से जुड़े होते हैं, जो फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स के स्ट्रक्चर के होते हैं।
और इस ट्रॉमा में हमें आरएनए मिल जाएगा, राइबोसोम मिल जाएगा 70S टाइप का, और सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मिल जाएगा। आउटर मेम्ब्रेन में हमें पोरेंस मिल जाते हैं फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इनटू एंड आउट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। अब हम देखते हैं कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में सिमिलैरिटी क्या है। सिमिलैरिटी बिटवीन क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, इन दोनों के बीच में सिमिलैरिटी क्या है। सबसे पहली कि ये सेमी ऑटोनॉमस होते हैं। सेमी ऑटोनॉमस मतलब ऑटोनॉमस, इसका मतलब इनके पास अपना डीएनए होता है। सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है कि ये अपने फंक्शंस खुद करवा सकता है। दूसरा, अपनी डिवीज़न क्योंकि इसके पास अपना डीएनए है तो ये अपनी डिवीज़न भी खुद करवा सकते हैं। सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, दोनों में राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। दोनों के पास राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ऑर्गेनेलीज में 70S टाइप के मिलते हैं। दोनों के दोनों ATP का सिंथेसिस करवाते हैं। दोनों प्रोटीन सिंथेसिस में भी हेल्प करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस भी करवाते हैं, और ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल भी करवाते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल थ्रू पोरेंस, जो पोरेंस हमें आउटर मेम्ब्रेन में मिलते हैं उनमें से ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। ये आती हैं इसकी सिमिलैरिटीज़। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इनके बीच में डिफरेंसेस क्या है। डिफरेंसेस बिटवीन क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या क्या है। क्लोरोप्लास्ट हमें ग्रीन सेल्स में मिलता है, या ग्रीन सेल्स या ग्रीन पार्ट्स में मिलता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया हमें ऑल यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म या सेल्स में मिलता है। सभी के सभी यूकैरियोटिक सेल्स या यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में हमें माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा, लेकिन क्लोरोप्लास्ट हमें सिर्फ ग्रीन सेल्स या पार्ट्स में मिलता है, वो भी सिर्फ प्लांट्स और यूग्लिनॉइड्स में। उसके अलावा क्लोरोप्लास्ट में पिगमेंट्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में पिगमेंट्स एब्सेंट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट का मेन रोल किस तरह का होता है, ये होता है एनाबॉलिक रोल, और माइटोकॉन्ड्रिया का होता है कैटाबॉलिक रोल। अब इसका क्या मतलब है एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक का। एनाबॉलिक का हम मतलब देखें तो इसका मतलब है बनाना, किसी चीज़ का फॉर्मेशन करना, और कैटाबॉलिक को रोल होता है इसका काटना। ओके, कैटाबॉलिक यानी कि काटना या तोड़ना। कैटाबॉलिक रोल, एनाबॉलिक रोल किसी चीज़ का बनाना, किसी चीज़ को फॉर्म करना, और कैटाबॉलिक रोल किसी चीज़ को तोड़ना। जो क्लोरोप्लास्ट है वो मेनली किसी चीज़ को बनाने में हेल्प करता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर्स, सुक्रोज, फ्रक्टोज, ये सभी चीज़ें बनाने में हेल्प करता है। और माइटोकॉन्ड्रिया इन्हीं चीज़ों को तोड़कर उसमें से ATP का फॉर्मेशन करता है। जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं ये थोड़े लार्जर साइज़ के होते हैं, लार्जर दैन माइटोकॉन्ड्रिया। ये हमारे पास मेन डिफरेंसेस आते हैं। दोनों के पास राइबोसोम्स होते हैं, ये हमने सिमिलैरिटीज़ में देखा। दोनों ATP सिंथेसिस करते हैं। इसमें एनाबॉलिक रोल होता है किसी चीज़ के फॉर्मेशन का, और कैटाबॉलिक रोल यानी कि चीज़ों को तोड़ना या चीज़ों को काटना, तोड़ना भी कह सकते हैं हम, तोड़ना या चीज़ों को काटना। पिगमेंट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, इसमें पिगमेंट्स प्रेजेंट नहीं होते। ये ग्रीन सेल्स या ग्रीन पार्ट्स में मिलते हैं, या प्लांट्स और यूग्लिनॉइड्स में ही मिलते हैं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया सभी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स या सेल्स में हमें मिल जाते हैं। एक बार कंप्लीट रिवीजन कर लेते हैं जितना हमने आज पढ़ा। आज हमने स्टार्टिंग करा था 2 ऑर्गेनेलीज के बारे में पढ़ा है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया एक प्लूरल वर्ड है, सिंगुलर इसका माइटोकॉन्ड्रियन होता है। स्पेसिफिक स्टेन से ही हम इसको देख सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर डिपेंड करता है सेल की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी क्या है। अगर एक्टिविटी ज़्यादा हाई है तो हाई नंबर में मिलेंगे ये मसल सेल्स के अंदर। राइबोसोम्स में ये RBC
रेड ब्लड सेल्स में ये माइटोकॉन्ड्रिया हमें नहीं मिलते, अदरवाइज ये माइटोकॉन्ड्रिया सभी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म या यूकैरियोटिक सेल्स में हमें मिलते हैं। शेप और नंबर इसका वेरिएबल हो सकता है। शेप जो है नंबर इसका वेरिएबल हो सकता है। शेप इसकी सॉसेज या सिलेंड्रिकल शेप होती है। साइज़ में डायमीटर 0.2 to 1 माइक्रोमीटर, एवरेज डायमीटर 0.5 माइक्रोमीटर और लेंथ 1 to 4.1 माइक्रोमीटर के करीब होती है। उसके बाद ये डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन और इन दोनों के बीच इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। राइबोसोम मिलते हैं इसके मैट्रिक्स में 70S टाइप के। इसके जो इनर मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स होती हैं जो सरफेस एरिया इंक्रीज़ करती हैं और इस पर हमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम मिल जाता है। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में हमें लो pH मिलता है, यानी कि H पॉजिटिव की कंसनट्रेशन वहाँ होती है। इसके अलावा मैट्रिक्स में हमें सिंगल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर DNA मिल जाता है और मैट्रिक्स में हमें एंजाइम्स मिल जाते हैं अलग अलग रिएक्शंस के, जैसे क्रेब साइकिल, एंजाइम लिंक रिएक्शन और फैट ऑक्सीडेशन या बीटा ऑक्सीडेशन के। कुछ आरएनए के मॉलिक्यूल्स भी मिलते हैं। दो एक्वस कंपार्टमेंट में इसके जो मेम्ब्रेन्स हैं इसको डिवाइड करते हैं। इसके फंक्शंस होते हैं कि ये पावर हाउस ऑफ सेल है, एटीपी सिंथेसिस करवाता है बाय कैटाबॉलिक रिएक्शंस, एरियोबिक रेस्पिरेशन करवाता है, रेस्पिरेशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरियोबिक रेस्पिरेशन, माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिजन, ये फिजन की हेल्प से डिवाइड करता है। प्लास्टिड की बात करें तो ये प्लांट सेल और यूग्लिनोइड्स में मिलता है। यूग्लिनोइड्स किंगडम प्रोटिस्टा का पार्ट है और प्लांटे में एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरोडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स आते हैं। इसका साइज़ माइटोकॉन्ड्रिया से ज़्यादा होता है, इसलिए आसानी से हम इसे माइक्रोस्कोप में देख पाते हैं। पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। अब टाइप ऑफ प्लास्टिड डिपेंड कर टाइप ऑफ प्लास्टिड जो है वो अलग अलग पिगमेंट्स के बेस पर प्रेजेंट होता है, जैसे क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट वो होते हैं जो ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट में हमें मिलते हैं क्योंकि इनमें क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। क्रोमोप्लास्ट ये भी कलर्ड प्लास्टिड होते हैं, लेकिन ग्रीन कलर के अलावा जैसे कैरोटीन और ज़ैंथोफिल। ल्यूकोप्लास्ट वो प्लास्टिड्स होते हैं जिनमें कोई पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता। पिगमेंट नहीं होता यानी कि ये कलरलेस होते हैं, लेकिन मेन फंक्शन इनका स्टोरेज का होता है। स्टोरेज में अगर हम देखें तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो मेम्ब्रेन सिस्टम उसके अंदर हमें देखने को मिलता है। क्रोमोप्लास्ट, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल ये दोनों फैट या लिपिड सॉल्युबल पिगमेंट्स होते हैं। कैरोटीन जो है वो रेड बीटा कैरोटीन होता है, ऑरेंज कलर शो करता है जिसे लाइकोपीन बोलते हैं, और ज़ैंथोफिल वो येलो कलर शो करता है जिसे ल्यूटीन बोलते हैं। जैसे हम येलो लीव्स देख पाते हैं, उसकी वजह से इतने सारे कलरफुल फ्लावर्स देख पाते हैं, वो इन्हीं की वजह से। ल्यूकोप्लास्ट मेनली स्टोरेज का काम करता है। इसमें भी इन दोनों में, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट में, मेम्ब्रेन सिस्टम नहीं होता। जो ल्यूकोप्लास्ट है वो अगर स्टार्च स्टोर करता है तो उसे अमाइलोप्लास्ट बोलते हैं, अगर प्रोटीन स्टोर करता है तो एल्यूरोप्लास्ट बोलते हैं, ऑयल या फैट स्टोर करता है तो इलाइलोप्लास्ट बोलते हैं। उसके अलावा क्लोरोप्लास्ट, अगर हम पर्टिकुलर क्लोरोप्लास्ट की बात करें, उसका वो ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट में होता है, ग्रीन कलर का होता है, एंड इट इज़ ड्यू टू पिगमेंट क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से उसका ग्रीन कलर होता है। मेजॉरिटी हमें मीजोफिल सेल्स में मिलता है। अलग अलग तरह की शेप है इसकी। कप शेप्ड जो क्लोरोप्लास्ट है वो हमें क्लैमाइडोमोनास में मिलता है, स्पाइरल शेप्ड स्पाइरोगैरा में मिलता है, रिबन शेप भी हो सकता है, रेटिकुलर शेप भी हो सकता है। अलग अलग नंबर में वैरी करता है, जैसे क्लैमाइडोमोनास में ओनली 1 इज़ प्रेजेंट। एल्गी, ग्रीन एल्गी के हर सेल में ये 20 to 40 हमें मिल सकते हैं। ग्रीन एल्गी के पर सेल में 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट मिल सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर देखें तो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन सेम स्ट्रक्चर के होते हैं, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है ये। इसके अंदर का जो स्पेस है उसे बोलते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के अंदर हमें फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक मिलते हैं जिन्हें हम बोलते हैं थाइलाकोइड्स। ये थाइलाकोइड्स एक दूसरे के ऊपर स्टैक होते हैं और इन्हें बोलते हैं ग्रेनल थाइलाकोइड्स या ग्रेना, जिस पर लाइट रिएक्शन होता है। इन्हीं थाइलाकोइड्स के ऊपर हमें पिगमेंट्स प्रेजेंट मिलते हैं। ये अलग अलग ग्रेनल थाइलाकोइड्स जो होते हैं ये एक दूसरे के साथ स्ट्रोमा लैमेले से अटैच्ड होते हैं, जो फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स होते हैं। उसके अलावा हमें आरएनए प्रेजेंट होता है, सिंगल सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, 70S राइबोसोम्स और आउटर मेम्ब्रेन में पोरिन्स प्रेजेंट होता है। अब इसके पास भी प्रोटीन सिंथेसिस वाली मशीनरी पड़ी है, तो ये प्रोटीन सिंथेसिस भी करवाता है। ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट में मेजॉरिटी जो
मीज़ोफिल सेल्स है उनमें हमें क्लोरोप्लास्ट मिलता है, जिसके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है थाइलाकोइड। उस थाइलाकोइड के ऊपर हमें पिगमेंट्स प्रेजेंट मिलते हैं। ग्रेनल थाइलाकोइड्स और थाइलाकोइड्स लाइट रिएक्शन करवाते हैं। फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 होते हैं जो लाइट को एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन करके एटीपी और अदर प्रोडक्ट्स बनाते हैं। इसके प्रोडक्ट्स को स्ट्रोमा लैमेली जो है, जिसके ऊपर सिर्फ फोटोसिस्टम 1 प्रेजेंट है, उन्हें यूटिलाइज करके कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मेशन करता है। इन दोनों के बीच में, ये दोनों ऑर्गेनेलिज क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया जो है, इन दोनों के बीच में जो सिमिलैरिटीज़ है, एक और सिमिलैरिटी इनके बीच में है, दैट इज़ डबल मेम्ब्रेन। दोनों की दोनों क्या है, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है। सेमी ऑटोनॉमस है क्योंकि इनके पास अपना सिंगल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं 70S, एटीपी सिंथेसिस करवा सकते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करवाते हैं दोनों, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स करवाते हैं क्योंकि इन दोनों की आउटर मेम्ब्रेन में पोरेंस प्रेजेंट होते हैं और दोनों डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज होती हैं। दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं कि क्लोरोप्लास्ट ग्रीन सेल्स में मिलता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया सभी ऑल यूकैरियोटिक सेल्स में मिलता है। क्लोरोप्लास्ट में पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होते। क्लोरोप्लास्ट मेनली एनाबॉलिक रिएक्शंस करवाता है, वो रिएक्शंस जिनसे कुछ चीज़ें फॉर्म हो रही हैं, कुछ चीज़ें बन रही हैं। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया मेजरली वो रिएक्शंस करवाता है जिनसे चीज़ें टूट रही हैं, जिन्हें काटा जा सकता है, जिन्हें तोड़ा जा सकता है। जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं उनका साइज़ लार्जर होता है देन माइटोकॉन्ड्रिया। आज की क्लास में इतना ही। कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग। थैंक यू।